गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश कैनवस। आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी मोमेंट्स बुक का चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग चैप्टर है जो आपको कहानियों की एक अलग ही दुनिया में ले जाएगा। सो दिस स्टोरी रिटन बाय द फेमस कार्टूनिस्ट एंड राइटर R.K. लक्ष्मण, एंड दिस इज़ अबाउट ईश्वरन, अ स्किल्ड स्टोरी टेलर। तो जो ये कैरेक्टर है ईश्वरन, ये एक बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलर है। स्टोरी टेलर वो हम उस इंसान को कहते हैं जो बहुत अच्छे से कहानियाँ सुनाता है। सो ईश्वरन, a skilled storyteller who works as a cook and a caretaker. He has a very unique style of narrating tales. तो बाय प्रोफेशन वो एक कुक था और केयर टेकर था, बट उसका जो नरेटिंग मतलब जो उसके पास कहानियों को सुनाने का जो उसका स्टाइल था वो काफ़ी यूनिक था, विच इज़ फुल ऑफ सस्पेंस, ड्रामा एंड इमेजिनेशन. So through this exaggerated yet captivating stories, he can turn even the simplest incidents into thrilling adventure. तो उसका स्टोरी टेलिंग का स्टाइल इतना यूनिक और इतना अच्छा था कि वो सिंपल स्टोरीज़ को भी थ्रिलिंग एडवेंचर्स की तरह सुनाता था। बहुत ही सिंपल स्टोरीज़ को भी थ्रिलिंग एडवेंचर्स की तरह वो सुनाता था। यही उसका यूनिक स्टोरी टेलिंग स्टाइल था. सो द चैप्टर नॉट ओनली एंटरटेन्स अस बट ऑल्सो shows the power of imagination, storytelling skills and how stories can influence our minds. So ये चैप्टर काफ़ी ह्यूमरस है, engaging है, and at the same time it teaches us the story hold the ability to shape how we see the world. तो ये स्टोरी सिर्फ हमें एंटरटेन ही नहीं करेगी बल्कि ये भी सिखाएगी कि स्टोरीज़ कैसे हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करता है, कि हम उसे मतलब हम दुनिया को किस तरह से देखें, ये भी शेप करता है. सो दिस स्टोरी होल्ड द एबिलिटी टू शेप हाउ वी सी द वर्ल्ड. सो अगर आपको ये लेसन, ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, सो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स, and subscribe to this channel for more such chapters, explanations, summaries and fun learning videos. Your support keeps us motivated to bring more content for you. तो चलिए स्टोरी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसका डीप मीनिंग समझते हैं. One night, Mahendra woke up from his sleep and saw a dark, cloudy form. He broke out into a cold sweat. Was it a ghost? तो एक कैरेक्टर है महेंद्र. एक रात वो अपनी नींद से जाग जाता है और वो एक डार्क क्लाउडी फॉर्म कुछ देखता है जो बहुत ही डार्क और क्लाउडी फॉर्म है. तो ये उसको उस फॉर्म को देखकर, उस फिगर को देखकर ये बहुत डर जाता है. इसको कोल्ड स्वेट हो जाता है. क्या वो घोस्ट था या वो क्या था, ये हम स्टोरी में पढ़ेंगे. तो ये ईश्वरन है. सो द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन, महेंद्र बाय नेम. तो ये कहानी गणेश को सुनाई गई थी. ये जो कहानी हम पढ़ने वाले हैं, ये कहानी गणेश को एक यंग आदमी ने सुनाई थी जिसका नाम महेंद्र है. मतलब ये है कि जो कहानी हम आगे पढ़ने वाले हैं, ये असल में महेंद्र की कहानी है जो उसने गणेश को सुनाई थी. तो अब इस स्टोरी में दो कैरेक्टर्स हैं, महेंद्र और गणेश. तो ये जो कहानी हम पढ़ेंगे, ये महेंद्र ने सुनाई थी गणेश को. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisor at various types of construction sites, factories, bridges, dams and so on. तो महेंद्र जो एक बाय प्रोफेशन एक जूनियर सुपरवाइज़र था एक फ़र्म में. उस फर्म का काम था कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सुपरवाइज़र्स को हायर पर भेजना. मतलब जिस फर्म में ये महेंद्र काम करता था, जिस फर्म का ये एक जूनियर सुपरवाइज़र था, उस फर्म का काम था कि कंस्ट्रक्शन साइट जैसे कि फैक्ट्रीज़ हैं, ब्रिजेस है, डैम्स हैं, या और भी कहीं जगह जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ पर सुपरवाइज़र्स को भेजना ताकि वो उस कंस्ट्रक्शन को, उस पूरे प्रोसीजर को सुपरवाइज़ कर सके. और ये लोग मतलब हायर करके भेजते थे. सो Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. तो महेंद्र का काम था कंस्ट्रक्शन साइट पर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही होती थी उन पर नज़र रखना. मतलब उसकी ड्यूटी ये थी कि
सब सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो यही सब चेक करता था. He had to keep moving from place to place every now and then, as ordered by his head office, from a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a few months to a chemical plant which was coming up somewhere. सो हेड ऑफिस के ऑर्डर पर महेंद्र को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता था, मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहना पड़ता था. कभी वो कोल माइनिंग जाता था, कभी वो रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता था, तो कभी वो किसी केमिकल प्लांट की साइट पर जाता था. मतलब महेंद्र की जॉब स्टेबल जगह पर नहीं थी, उसे अक्सर उसका ट्रांसफ़र होता रहता था. मतलब जब जब कंपनी को, उसकी फर्म को नए नए प्रोजेक्ट्स मिलते थे, उसी के अकॉर्डिंग उसको जगह जगह सुपरवाइज करने के लिए एज सुपरवाइज़र उसे जाना पड़ता था. सो ही वॉज अ बैचलर, हिज नीड्स वर सिंपल, and he was able to adjust himself to all kinds of odd conditions, whether it was an ill equipped circuit house or makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. तो महेंद्र की शादी नहीं हुई थी, वो बैचलर था, उसकी नीड्स भी काफ़ी सिंपल थी, उसकी ज़रूरतें कोई बहुत ज़्यादा लग्जरियस नहीं थी. एंड वो काफ़ी मतलब एडजस्ट कर लेता था, वो हर तरह की टफ़ कंडीशन में भी एडजस्ट कर लेता था, ऑड कंडीशंस में भी खुद को एडजस्ट वो कर लेता था. मतलब काफ़ी मतलब उसकी लाइफ में ना ये सब नहीं था कि वो जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाएगा, या बहुत लग्जरियस लाइफ चाहिए, या बहुत कंफर्टेबल चीज़ें चाहिए. वो अक्सर एडजस्ट कर लेता था, चाहे उसको किसी पुराने से इल इक्विप्ड सर्किट हाउस में रहना पड़े, मतलब या फिर उसे किसी पुराने से गेस्ट हाउस में रहना पड़े. मतलब एक पुराने से गेस्ट हाउस में भी वो रहने 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 के लिए रेडी रहता था, या किसी टेंट में भी वो रहने के लिए रेडी हो जाता था. मतलब किसी स्टोन क्वारी के बीच में भी वो रहने को रेडी हो जाता था. मतलब ये हुआ कि महेंद्र को ज़्यादा लग्जरी नहीं चाहिए होती थी, वो हर कंडीशन में खुद को एडजस्ट कर लेता था. बट वन एसेड ही हैड वॉज हिज कुक, ईश्वरन. The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. मतलब ज़्यादा उसकी कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन महेंद्र की एक बहुत बड़ी एसेट थी, वो था उसका कुक ईश्वरन, जिस पर ये स्टोरी है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर. ईश्वरन के बिना वो कहीं नहीं जाता था. मतलब वो ईश्वरन से, मतलब ये जो कुक है, ये खुद भी काफ़ी अटैच था इस महेंद्र से बहुत ज़्यादा अटैच था, और बिना किसी कंप्लेंट किए, मतलब अनकम्प्लेनिंगली वो भी उसके साथ हर जगह पे एडजस्ट कर लेता था. मतलब ईश्वरन सिर्फ एक कुक नहीं था, बल्कि महेंद्र का एक लॉयल फ्रेंड कह सकते हो आप. मतलब उसके काफ़ी बेस्ट फ्रेंड जैसा था उसके लिए. वो उसके साथ जहाँ भी उसकी पोस्टिंग होती महेंद्र की, वो भी रहने लगता बिना बिना किसी कंप्लेंट के. मतलब उसको भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जहाँ पर भी महेंद्र एडजस्ट हो जाता वो भी वहाँ जाकर एडजस्ट हो जाता. ही कुक्ड फॉर महेंद्र, washed his clothes and chatted away with his master at night. तो ईश्वरन महेंद्र के लिए खाना बनाता था, उसके कपड़े धोता था, और रात को उसके साथ बातें करता था. जब भी महेंद्र अपना जॉब से लौटता था और खाना वगैरह खा के जब ये लोग फ्री हो जाते थे, तो ये लोग बातें करते थे. मतलब वो सिर्फ उसका नौकर नहीं था. अगर हम ईश्वरन को के कैरेक्टर को समझें, तो वो महेंद्र के लिए सिर्फ उसका नौकर नहीं था, बल्कि महेंद्र का वो बेस्ट फ्रेंड था, उसका साथी था, उसका कंपेनियन था, जो उसकी ज़िंदगी को ईजी और इंटरेस्टिंग बनाता था. He could weave out endless stories and anecdotes on various varied subjects. तो ईश्वरन के पास ना काफ़ी सारी स्टोरीज़ थी, वो हर टॉपिक पर एंडलेस अनकाउंटेबल स्टोरीज सुनाता था. और इतनी कहानियाँ उसके पास होती थी कि कभी ना, मतलब ऐसा नहीं होता था कि अगर वो कहे कि भाई इस टॉपिक पे तो कोई कहानी नहीं है, उसके पास हर एक टॉपिक पर अनगिनत कहानियाँ थी. मतलब वो उसका सिर्फ नौकर नहीं था, उसका वो कंपेनियन था, और उसके पास हर एक टॉपिक पर कहानियाँ थी. मतलब ईश्वरन की इमेजिनेशन बहुत ज़बरदस्त थी, वो हर बात को एक कहानी बनाकर इंटरेस्टिंग वे में बताता था. मतलब वो ऑन द स्पॉट भी कहानियाँ बनाता था, इतना टैलेंटेड था, इतना स्किल्ड स्टोरी टेलर था वो.
So Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients, seemingly out of nowhere in the middle of desolated landscape with no shop visible for miles around. सो ईश्वरन के पास ना एक बहुत ही अजीब सा, बहुत ही अमेजिंग सा टैलेंट भी था। मतलब कहानियों के साथ साथ उसके पास और भी टैलेंट था कि वो वेजिटेबल्स और कुकिंग आइटम्स मैजिकली ले आता था, पता नहीं कहाँ से। मतलब अगर कोई शॉप है भी नहीं ना, तो भी वो कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेता था। मतलब ईश्वरन के का ये जो टैलेंट था बड़ा ही अमेजिंग था। वो वेजिटेबल्स, कुकिंग आइटम्स, इंग्रेडिएंट्स मैजिकली ले आता था, चाहे आसपास मिलते भी नहीं हो, चाहे आसपास कोई शॉप भी नहीं हो। मतलब अगर आपको माइल्स दूर तक भी कोई शॉप नहीं भी दिख रही है ना, तो भी पता नहीं वो कहाँ से इंग्रेडिएंट्स, कुकिंग आइटम्स, वेजिटेबल्स वो ले आएगा। मतलब जैसे उसके पास कोई जादू था जो डेजर्ट जैसी जगह को भी किचन बना देता था। तो ये भी इसका एक टैलेंट था। So he would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. तो जब भी वो किसी नए वर्क प्लेस पर जिंक शीट वाले शेल्टर में पहुंचता, क्योंकि महेंद्र तो कहीं भी रह लेता था ना, तो ये भी जब भी मतलब ये भी किसी तरह जिंक शीट वाले शेल्टर में पहुंचता किसी नए नए वर्क प्लेस पे, सिर्फ मतलब उस नई जगह पर भी सिर्फ 1 घंटे में फ्रेश वेजिटेबल से टेस्टी खाना बना लेता था। मतलब ये हुआ कि ईश्वरन की कुकिंग स्किल्स एकदम मैजिकल थी, जैसे उसके पास हर जगह रेडीमेड किचन होता था। बहुत टैलेंटेड है वैसे ये कैरेक्टर ईश्वरन। So Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. So महेंद्र सुबह जल्दी उठता, ब्रेकफास्ट करके अपने ऑफिस चला जाता, अपने काम पर चला जाता, और खाने के लिए भी टिफ़िन लेकर जाता था, लंच मतलब महेंद्र अपने काम में काफ़ी पंक्चुअल और डिसिप्लिन था। Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. तो जब तक महेंद्र अपने जॉब पर होता, अपने काम पर होता, तो उसी बीच ईश्वरन शेड को, मतलब जहाँ पर भी वो लोग रहने लगते, उस शेड को वो साफ़ करता, उसके कपड़े धोता, और बड़े फिर बाद में मतलब सारे काम करने के बाद, मतलब खाना तो वो बना ही चुका था, उसके बाद वो सफाई करता घर की, और मतलब शेड की सफाई करता और उसके कपड़े धोता, और उसके बाद बहुत ही मज़े से वो बाथ लेता, लेजरली वो बाथ लेता। मतलब बड़े मज़े से वो नहाता। अपने सर पर बाल्टी भर भर के, मतलब सेवरल बकेट्स ऑफ वाटर वो अपने सर पर पोर करता। मतलब अपने सर पर बाल्टी भर भर के पानी डालते हुए, साथ ही साथ वो कुछ प्रार्थना करता। मतलब नहाते नहाते वो प्रार्थना करता, और पता नहीं कितनी बाल्टी पानी अपने ऊपर घेर लेता वो। मतलब ईश्वर इनकी लाइफस्टाइल बहुत ही सिस्टमैटिक थी और थोड़ी स्पिरिचुअल भी थी, कि नहाते समय देखिए वो प्रेयर कर रहा है ना, तो यहाँ से पता चलता है कि वो काफ़ी स्पिरिचुअल भी था। It would be lunch time by then. After eating, he would read for a while before dozing off. The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages. अब जब तक मतलब वो शेड साफ़ करता, कपड़े धोता, फिर उसके बाद नहाता, ये सारे काम करते करते लंच का समय हो जाता। लंच करके वो थोड़ा टाइम पढ़ता, मतलब कुछ पॉपुलर तमिल थ्रिलर्स पढ़ता था वो। कुछ 100 पेजेस उसके पास थे पढ़ने के लिए। मतलब लंच करके वो थोड़ा टाइम पढ़ाई करता, अपने लिए किताबें लेकर वो आता था, और थ्रिलर बुक्स वो पढ़ता था। मतलब ज़्यादातर एक तमिल थ्रिलर नॉवल पढ़ता था वो, जो 100 पेजेस की होती थी। मतलब वो ज़्यादातर जो भी चीज़ें पढ़ता था वो तमिल थ्रिलर नॉवल होती थी, और वो भी कोई छोटी मोटी नहीं, ऑलमोस्ट हंड्रेड्स पेजेस की वो नॉवल होती थी। मतलब ईश्वरन सिर्फ कुक नहीं था, वो एक रीडर भी था, और उसको थ्रिलर्स पढ़ना बहुत पसंद था। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन एंड द नरेटिव फ्लरिशेस वुड होल्ड ईश्वर इन थ्राल। तो उन नॉवेल्स की इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन और एडवेंचरस कहानी ईश्वरन को काफ़ी मोहित कर देती थी। ईश्वरन बहुत ही पसंद करता था उस तरह की कहानियाँ। मतलब उसका इमेजिनेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था इन नॉवेल से। मतलब वैसे भी उसके स्टोरी टेलिंग स्किल्स बहुत अच्छे थे, इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी थी उसकी, लेकिन इन कहानियों को पढ़ने से, नॉवेल्स को पढ़ने से उसकी इमेजिनेशन और भी ज़्यादा, मतलब उसकी जो इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन और नरेटिव जो थी उसकी, वो और फ्लरिश हो जाती। और यही स्किल्स बाद में उसके स्टोरी टेलिंग में दिखाई देते।
तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि ईश्वरन का करेक्टर काफ़ी अमेजिंग है। वो एक कुक होते हुए भी एक इमेजिनेटिव स्टोरी टेलर है, वो लॉयल दोस्त जैसा, और हर कंडीशन में मैनेजेबल है। वो मतलब हर कंडीशन को मैनेजेबल बना देता है। वो नई नई जगहों पर भी अच्छे से खाना बना लेता है, चीज़ें चाहे वहाँ मिले नहीं मिले, लेकिन पता नहीं कौन से जादू से वो सब चीज़ें मैनेज कर लेता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. तो ईश्वरन की डिस्क्रिप्शन उन तमिल ऑथर्स से, तमिल राइटर्स से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे जिन्हें वो पढ़ा करता था। मतलब उसके बोलने का ड्रामा और कहानियों का ट्विस्ट नॉवेल्स का इफ़ेक्ट था। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and surprise ending into the account. वो छोटी सी बात भी जब भी सुनाता था, मतलब छोटे छोटे इंसिडेंट्स को भी जब वो बताता था, तो उसमें भी सस्पेंस जोड़ देता था और सरप्राइज़ जोड़ दिया करता था। मतलब एक सस्पेंस उसमें रखता था और एक सरप्राइज़ एंड उसमें जोड़ देता था। मतलब ये है कि एक आम सी घटना को, एक आम से इंसिडेंट्स को भी वो थ्रिलिंग बना देता था, जिससे सुनने वालों को बड़ा मज़ा आता था। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड come across an uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was alone. Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. सो एग्जाम्पल के लिए बताते हैं यहाँ पर ऑथर, मतलब जो ये महेंद्र है ना इस कहानी के नरेटर, मतलब ऑथर तो आर के लक्ष्मण है, लेकिन जो नरेटर है वो महेंद्र है। वो बताते हैं कि जैसे एक बार उन्होंने, मतलब ईश्वरन ने एक पेड़ गिरा हुआ देखा था, मतलब उसने एक रोड पर गिरा हुआ पेड़ देखा, तो उसने ये नहीं कहा कि भाई मैंने गिरा हुआ पेड़ देखा था, बल्कि उसे हॉरर थ्रिलर सीन बना दिया। उन्होंने कहा, मतलब अपनी आईब्रोज को बिल्कुल सूटेबली आर्क्ड करके, हाथों को, मतलब हाथों से बिल्कुल ड्रामेटिकली जेस्चर देते हुए उसने क्या कहा, हम आगे पढ़ते हैं, कि जो रोड था वो बहुत ही डेजर्टेड था, मतलब रास्ता बहुत सुनसान था। मैं बिल्कुल अकेला था। अचानक से एक बड़ा भयानक जानवर रास्ते में आ गया। मतलब ये नहीं कह रहा कि रास्ते में भी पेड़ गिरा हुआ था, सिंपल बता सकता था कि भाई वहाँ पे रास्ते में पेड़ गिरा हुआ था। उसको कहने की जगह ईश्वरन बोलता है कि रास्ता बिल्कुल सुनसान था, अचानक एक बहुत ही बुशी बीस्ट, मतलब एक बड़ा सा भयानक जानवर वहाँ आ गया, जिससे मैं डर गया और मैं वापस मुड़ने ही वाला था एंड आई वॉज हाफ इंक्लाइन टू टर्न एंड गो बैक, मतलब मैं मुड़ने ही वाला था, बट एज आई केम क्लोजर आई सो दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री with its dry branches spread out. Mahendra would stretch himself back in his canvas chair and listen to Ishwaran's tales uncritically. मतलब ये सिंपली वो कह सकता था कि भाई रास्ते में पेड़ गिरा था, इसकी जगह उसने क्या कहा कि रास्ता सुनसान था, अचानक से एक बड़ा सा भयानक सा जानवर वहाँ आ गया, मैं डर गया और जैसे ही मैं वापस मुड़ने वाला था, पर ध्यान से देखा तो वो सिर्फ एक पेड़ गिरा हुआ था। देखिए कितनी सिंपल सी बात थी, लेकिन उसने इसको कैसे बताया। तो ऐसी कहानियाँ सुनकर महेंद्र अक्सर अपनी जो उसकी कुर्सी थी उस पर वो आराम से लेटकर बिना डाउट किए उसकी कहानियाँ सुनते रहता, राइट। और मतलब बिना किसी इशू के वो कहानी सुन रहा, मतलब बिना उस पर डाउट किए वो कहानी सुन रहा है। इसका मतलब ये कि महेंद्र को ईश्वरन की कहानी सुनने में बड़ा मज़ा आता था, चाहे वो सच हो या वो बस एग्जैजरेशन हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन। अब ईश्वरन ने शुरू किया कि मैं एक ऐसे शहर से आता हूँ जहाँ पर जो टिम्बर के लिए फेमस है। टिम्बर बेसिकली होती है लकड़ी, मतलब ये कहते हैं कि मेरे शहर के आसपास जंगल है जहाँ टिम्बर यानी कि लकड़ी निकलती है। देयर इज़ अ रिच वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, मतलब वहाँ पर वुड बहुत ज़्यादा है, फॉरेस्ट जो है ना वहाँ पर लकड़ी बहुत ज़्यादा निकलती है। द लॉग्स आर होल्ड ऑन द लॉरीज बाय एलिफेंट, और वहाँ एलिफेंट्स काम करते हैं, वही उन बड़े बड़े लॉग्स को लॉरीज तक, मतलब जो लॉरीज ट्रक होता है ना वहाँ तक उन लॉग्स पर वो लॉग्स को मतलब वो लोड करते हैं, मतलब वहाँ एलिफेंट्स काम करते हैं। मतलब अपने शहर का बैकड्रॉप देकर कहानी को रियलिस्टिक बनाता है।
दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट। वो कहता है कि जो ये एलिफेंट्स होते हैं ये बहुत ही बड़े होते हैं और बहुत खाते हैं, बहुत बड़े बीस्ट होते हैं। व्हेन दे टर्न वाइल्ड इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस महाउथ इज़ नॉट एबल टू कंट्रोल देम। मतलब कहता है कि जब भी ये जो एलिफेंट्स होते हैं ये इतने, जब इन्हें गुस्सा आ जाता है तो ये इतने वाइल्ड हो जाते हैं कि जो मोस्ट एक्सपीरियंस महावत भी जो होता है ना वो भी इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाता। आफ्टर दिस प्रोलॉन्ग After this prologue, Ishwaran would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. अब ये सारी कहानी बताने के बाद, ये सारा बैकग्राउंड देने के बाद, ईश्वरन जो है मतलब ये इसने एक प्रोलॉग दिया है, मतलब एक बैकग्राउंड बनाया है। मतलब एक प्रोलॉग बेसिकली एक इंट्रोडक्शन होता है। एक ये इंट्रोडक्शन देने के बाद अब ईश्वरन जो है कहानी सुनाएगा जिसमें उसने एलिफेंट को इंट्रोड्यूस किया, इन्वॉल्व किया है। अब वो कहानी सुनाता है। One day, a tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing up wild creepers, breaking branches at will. You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad? Ishwaran would get so caught up. So, in the excitement of his own story, that he would get up from the floor and jumped about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. तो वो कहानी शुरू करता है कि एक दिन एक बड़ा सा हाथी टिम्बर यार्ड से भाग गया और जंगल में तबाही मचाने लगा। मतलब वो भाग गया टिम्बर यार्ड से और इधर उधर घूमने लगा, बुशेस पे स्टैम्प करने लगा, मतलब उसने चढ़ाई कर दी, चीज़ों को, वाइल्ड क्रीपर्स को टीयर अप करने लगा, ब्रांचेस को तोड़ने लगा। और आपको पता है सर, जो इस तरह के एलिफेंट बिहेव करता है, मतलब वो कब करता है, जब वो पागल हो जाता है। अब ईश्वरन इतना ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हो गया, मतलब इतना ज़्यादा वो कहानी में घुस गया और वो एक्साइटेड हो गया कि वो खुद भी ना फ्लोर पर जंप करने लगा और अपने फीट्स को स्टैम्प करने लगा इन इमिलेशन ऑफ मैड एलिफेंट। जैसे वो मैड एलिफेंट को बिल्कुल इमिटेट कर रहा है। मतलब वो कहानी सुनाते सुनाते वो खुद इतना एक्साइट हो गया कि ईश्वरन खुद एलिफेंट की एक्टिंग करने लगा, बार बार पैर पटकता, हाथ हिलाता, जैसे एक एलिफेंट एक्ट कर रहा है इस इंसिडेंट में, ऐसे ही वो खुद भी कर रहा है। मतलब वो सिर्फ बोलता नहीं था बल्कि कहानी को लाइट ड्रामा बना देता था। देखने वाले को, सुनने वाले को लगेगा जैसे ये इमेज जो है, ये फिल्म जो है, ये उसकी आंखों के सामने चल रही है। वैसे भी एक अच्छा स्टोरी टेलर वही माना जाता है कि वो इस तरह से कहानी सुनाए कि सुनने वालों को या पढ़ने वालों को वो इमेज उनके सामने एक फ़िल्म की तरह चले, उनके माइंड में, उनकी इमेजिनेशन में। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट्स ऑफ आवर टाउन, breaking the fences down like matchsticks. He would continue. It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots and clothes. तो आगे ये बताता है कि जो जो टाउन, जो वो टिम्बर यार्ड से भाग गया था और जंगल में बिल्कुल तबाही मचा रहा था, इधर उधर भाग रहा था, चीज़ें बर्बाद कर रहा था, तो वो मतलब एक्टिंग करके खुद भी उसको ड्रामा बना के दिखा रहा है। अब वो बताता है कि एलिफेंट जो है ना वो टाउन में घुस गया, मतलब दैट एलिफेंट रीच द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन, मतलब वो टाउन में घुस गया। उसने फेंसेस जो थी बिल्कुल ऐसे तोड़ दी जैसे कि कोई मैच स्टिक्स हो, मतलब माचिस की तिल्लियों की तरह उसने सारे फेंसेस तोड़ दी, लोगों की फील्ड्स में घुस गया। उसके बाद आगे ईश्वरन ने सुनाया कि बाद में वो एलिफेंट जो है वो मेन रोड पर आ गया, मतलब उसने फ्रूट्स, कपड़े, मिट्टी के बर्तन सब तोड़ डाले और लोग भागने लगे उससे डर के। मतलब उसने शहर में आते ही, टाउन में आते ही उसने फेंसेस को तोड़ दिया जैसे कोई मैच स्टिक्स हो। फिर उसके बाद वो मेन रोड पर आ गया, वहाँ पे मेन रोड पर उसने, वहाँ पर मतलब मेन रोड पर काफ़ी सारे स्टॉल्स थे, उसने वो सारे कुचल दिए, स्मैश कर दिए। जैसे कि कुछ स्टॉल्स पे फ्रूट्स बिक रहे थे, कहीं पर मड पॉट्स बिक रहे थे, कहीं पर कपड़े मतलब बेचे जा रहे थे, वो सब उसने ख़राब कर दिए, सारे उसने कुचल दिए। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक, लोग पैनिक में इधर उधर भागने लगे। मतलब उसके वर्ड्स से ना एक फ़िल्म जैसा सीन बनने लगा। मतलब एलिफेंट ने जो जो तबाही मचाई वो एक एक डिटेल में यहाँ बता रहा है। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल। अब वो बताता है कि हाथी जो है वो एक स्कूल में घुस गया, बच्चे जो कि स्कूल में ग्राउंड में खेल रहे थे, ठीक है। अब वो हाथी स्कूल में घुस गया जहाँ बच्चे खेल रहे थे ग्राउंड में, और कैसे घुसा, उसने ब्रिक वॉल ही तोड़ दी। ऑल द बॉयज़ रैन इनटू क्लासरूम्स। अब हाथी को देख के, इतने बड़े हाथी को देखकर सारे जो बच्चे थे, लड़के जो खेल रहे थे स्कूल में, वो क्लासरूम में छिप गए। एंड शट द डोर टाइट्स, और उन्होंने अंदर से
जो दरवाजे थे वो बंद कर लिए। द बीस्ट ग्रंटेड वॉन्डर्ड अबाउट। अब ये जो बीस्ट है, एलिफेंट है, ये जगह जगह घूमने लगा, ग्रंट करने लगा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, उसने वो जो फुटबॉल का गोल पोस्ट होता है ना, उसको पुल आउट कर दिया, मतलब उसे तोड़ दिया। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल का जो बीच में नेट रहता है उसको उसने फाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, और सब चीज़ों को मतलब उसने ड्रम को उसने मतलब जो ड्रम पानी के लिए वहाँ स्कूल में रखा हुआ था उसको किक करा, उसको दबा दिया, ड्रम को फ्लैट कर दिया। एंड अपरूटिंग द श्रब्स, स्कूल में बहुत सारे छोटे छोटे पेड़ थे, श्रब्स थे, उन सब को अपरूट कर दिया। मतलब उसने स्कूल में बिल्कुल तबाही मचा दी। मीन वाइल द टीचर्स ऑल द टीचर्स हैज़ क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ स्कूल बिल्डिंग, और इसी बीच में जो टीचर्स थे वो डर डर की वजह से, मतलब हाथी के डर की वजह से वो लोग सारे छत पे चढ़ गए, स्कूल की छत पे, टेरेस पे चले गए। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच द डेप्रिडेशंस ऑफ द एलिफेंट, और वहाँ से वो लोग हेल्पलेसली देख रहे थे, क्या देख रहे थे कि जो एक हाथी है वो स्कूल में कितनी तबाही मचा रहा है। मतलब यहाँ पे स्टोरी बहुत ज़्यादा सस्पेंस और बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गई है। आगे ये कहता है कि देयर वॉज नॉट अ सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, अब ग्राउंड में कोई भी नहीं था, सिर्फ वो हाथी था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, स्ट्रीट्स खाली हो गई थी। एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द इंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपीयर्ड, मतलब ग्राउंड में कोई नहीं था, बच्चे क्लासरूम में छुप गए थे, टीचर्स छत से देख रहे थे, और स्ट्रीट्स भी बिल्कुल खाली हो गई थी। ऐसे खाली हो गई थी जैसे कि पूरे शहर में लोग हैं ही नहीं, सारे लोग अचानक से गायब हो गए, पूरे शहर के बिल्कुल सन्नाटा हो गया, सिर्फ हाथी घूम रहा था। अब ये बताता है कि ये उस समय क्या कर रहा था। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा फ्रॉम द रूफ टॉप। I don't know what came over me suddenly. I grabbed a cane from the hands of one of the teacher and ran down the stair into an open. So ये बताता है कि मैं उस समय जूनियर क्लास में पढ़ रहा था और मैं पूरा ड्रामा रूफ टॉप से देख रहा था। मुझे नहीं पता था कि अचानक से ये सब क्या आ गया, मतलब मेरे पास एकदम से अचानक से क्या आ गया। मैंने केन यानी कि गन्ना जो होता है वो पकड़ा, मैंने ग्रैब किया अपने हाथों से, मतलब सॉरी, मैंने जो केन होता है वो पकड़ा फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, एक टीचर के हाथों से वो गन्ना लिया, और मैं वो गन्ना लेकर, मतलब केन लेकर सीढ़ियों से नीचे की तरफ भागा, खुले में, मतलब ग्राउंड में भागा मैं। द एलिफेंट, मतलब ये कह लो कि आप एक मान सकते हो कि ये अपने बारे में बता रहा है कि मैं तो बहुत छोटा बच्चा था, पता नहीं कैसे मुझ में हिम्मत आ गई, मतलब आई डोंट नो व्हाट केम ओवर मी सडनली। मतलब मैंने ये सारा सीन जो मैं रूफ टॉप पे बैठ के देख रहा था, मुझे नहीं पता कि अचानक से मेरे अंदर क्या आया। मतलब ये बता रहा है कि मेरे अंदर ना अचानक से हिम्मत आ गई, मैंने एक टीचर के हाथ से केन लिया और सीधा मैं नीचे सीढ़ियों की तरफ दौड़ा और मैं खुले में चला गया। मतलब कहानी का हीरो वो खुद बन गया है। ऐसा हो सकता है कि एक छोटा सा बच्चा ये कर सकता है, लेकिन अभी ये हमें ऐसी कहानी सुना रहा है तो सुनने वालों को तो सच ही लगेगा। आगे पढ़ते हैं। द एलिफेंट ग्रंटेड and menacingly swung a branch of a tree which it held in its trunk. It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. It looked frightening, but I moved slowly towards it, stick in hand. People were watching the scene, hypnotized, hypnotized from nearby housetops. The elephant looked at me, red-eyed, ready to rush towards me. It lifted its trunk and trumpeted loudly. अब ये यहाँ पर बिल्कुल बता रहा है कि मैंने हीरो की तरफ, मतलब मैंने हाथी का सामना किया। तो हमने यहाँ तक पढ़ा कि ये ओपन में चला गया। अब इसको ओपन में अकेला देख के, और हाथ में वो केन है एक स्टिक की तरह, तो ये देखकर हाथी को गुस्सा आ गया ईश्वरन पर, और उसकी आंखें लाल हो गई। तो उसने क्या किया, मतलब उसने आंखें लाल करके वो धूम से चिल्लाया, और उसने अपना ये कह रहा है कि जब ये ग्राउंड में गया ना, तो हाथी ने ज़ोर से ग्रंट की आवाज़ की, और अपने ट्रंक में एक बड़ा सा, मतलब हाथी की जो सूंड होती है उसको कहते हैं ट्रंक, अपने ट्रंक में एक बड़ा सा ट्री का ब्रांच लिया, मतलब अपने ट्रंक में एक बड़ा ट्री का ब्रांच पकड़कर मुझे धमकाने लगा, मुझे डराया। मतलब हाथी ने इसको डराया, मतलब हाथी गुस्से में था, जैसे वार्निंग दे रहा था कि, मतलब वार्निंग दे रहा हो कि मेरे पास मत आना वरना मैं तुम्हें मार दूंगा।
लेकिन ये तो गया ना। इट स्टैम्प इट्स फीट किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, मतलब उसने अपने पैर ज़मीन पर ज़ोर ज़ोर से पटके जिससे मिट्टी और धूल हवा में उड़ रही थी। मतलब पूरा माहौल और भी डरावना हो गया, धूल का तूफान और एक पागल हाथी, और ये बेचारा ईश्वरन छोटा बच्चा अकेला। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, वो हाथी देखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। मतलब अगर आम आदमी होता ना कोई, तो वो भाग जाता। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, ये कह रहे कि सेकेंड, बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट। वो कहते हैं कि हाथी इतना डरावना था कि अगर कोई और आम आदमी होता तो वहाँ से भाग जाता, लेकिन मैं ईश्वरन, मतलब मैं अपनी ईश्वरन कह रहा है जो कहानी सुना रहा है, कि मैं धीरे धीरे उस हाथी की तरफ गया, स्टिक इन हैंड, हाथ में एक वही छड़ी लेकर। मतलब ये कह रहा है कि मैं तो काफ़ी बहादुर हूँ, अगर कोई आम आदमी होता तो भाग जाता उसको, हाथी को देखकर, लेकिन मैं बहुत ही बहादुर हूँ। हाथ में स्टिक लेकर मैं आगे आगे बढ़ा, मतलब हाथी की तरफ बढ़ा। मतलब वो खुद को हीरो की तरह दिखाता है, जैसे हीरो होता है ना, डेयरिंग और फियरलेस, बिल्कुल वैसे ही। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम द नियर बाय हाउस टॉप्स। अब लोग जो थे घर अपने अपने घरों की छतों पर खड़े होकर, और जो टीचर्स थे वो भी रूफ टॉप से देख कर, ये सब देख कर हिप्नोटाइज हो गए। मतलब उनको भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहे हैं, कि एक छोटा सा बच्चा कितना बहादुर है, कितना डेयरिंग है, कितना ताकतवर है, कि इतने बड़े हाथी से अकेले ही लड़ने आ गया है। सो कहता है कि घरों की छतों पर लोग खड़े होकर ये सब देखकर जैसे हिप्नोटाइज हो गए, हिले तक नहीं। मतलब सब लोग शौक में थे, जैसे कोई मूवी का एक्शन सीन लाइव देख रहे हों। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड एंड रेडी टू रश टूवर्ड्स मी। वो कहता है कि हाथी अपनी लाल आंखों से मुझे देख रहा था, जैसे अभी मुझ पर झपट पड़ेगा। मतलब क्लाइमेक्स अपने पीक पर है, एक तरफ पागल हाथी है और दूसरी तरफ एक लड़का सिर्फ हाथ पे एक स्टिक लिए हुए है। कितनी डेयरिंग चीज़ है नहीं है। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेटेड लाउडली। अब वो कहता है कि हाथी ने अपना ट्रंक उठाकर ज़ोर से ट्रम्पेट की आवाज़ निकाली। मतलब जो हाथी अपनी सूंड उठाकर ज़ोर से आवाज़ निकालता है ना, उस आवाज़ से लोग डर जाते हैं। तो ये कह रहा है कि हाथी ने अपनी ट्रंक उठाकर ज़ोर से ट्रम्पेट की आवाज़ निकाली, जो हमेशा एक वार्निंग होती है कि अब मत आना पास में, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हारी जान भी जा सकती है। मतलब हाथी अपना अटैक स्टार्ट करने ही वाला था। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स wagged its third toenail on the quick। तो उस वक्त ये कहता है कि अगर कोई और होता तो भाग जाता, लेकिन मैं उसकी तरफ आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत लगाई, मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और मतलब ज़ोर से उस हाथी को स्टिक से मारा। वैक्ड इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक। मतलब मैं डरा नहीं, मैं बल्कि आगे बढ़ा, मैंने अपनी पूरी फोर्स से उस हाथी को मारा। मतलब कहानी सस्पेंस पर ख़त्म हो जाती है। अब आगे क्या हुआ, ये इसकी क्यूरियोसिटी क्रिएट यहाँ पर करता है ये। तो ईश्वरन ने जो कहानी भी सुना रहा है, इस कहानी में वो अपने आप को एकदम हीरोइक दिखा रहा है। और अब आगे देखते हैं क्या बोलता है वो। अब ईश्वरन बताता है कि जैसे उसने मारा ना, तो उसके थर्ड टो नेल पर, मतलब जो उसका टो था पैर में, उसका टो नेल जो था थर्ड वाला, उस पर ज़ोर से उसने अटैक किया। ठीक है। द बेस लुक स्टंट फॉर अ मोमेंट एंड देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट एंड कोलैप्स्ड। तो भी बताता है कि ईश्वरन कि मैंने उसके हाथी के तीसरे नाखून पर ज़ोर से मारा था। हाथी पहले तो एकदम हैरान रह गया कि अरे ये किसने मुझे मार दिया, लेकिन जैसे मतलब वो एकदम हैरान हो गया, स्टर्न्ड हो गया, जैसे उसको यकीन ही नहीं हुआ कि हुआ क्या है। फिर वो पूरा काँपने लगा, मतलब फ्रॉम हेड टू फुट वो पूरा शरीर उसका काँपने लगा। देखिए हाथी को कितना बड़ा अटैक किया उसने कि हाथी काँप रहा है। एंड कोलैप्स, फिर वो पूरे शरीर से काँपने लगा और अचानक से कोलैप्स होके मतलब वो ज़मीन पर गिर गया। यानी इतना बड़ा जानवर भी उसकी चालाकी से हार गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड and get up mumbling, I'll be back after lighting the gas and warming up the dinner। अब यहीं पर ईश्वरन ने कहानी को रोक दिया कि इसने हाथी पर बड़े पूरी ही ताकत से अटैक किया। हाथी जो है पहले स्टंट हो गया, उसके बाद थोड़ा सा काँपा, बिल्कुल पूरी बॉडी काँपी उसकी, और वो गिर गया। अब इतना ही सुना कर यहीं पर ईश्वरन हमेशा कहानी को बीच में रोक देता है। मतलब यहाँ पर ईश्वरन जो है वो
कहानी को रोक देता और कहता है मैं अभी गैस जलाकर खाना गर्म करता हूँ, और मतलब खाना गर्म करके मैं आता हूँ, फिर उसके बाद कहानी सुनाऊंगा। और ऐसे उठकर वो चला जाता है। जैसे कहानी तो बस छोटी सी बात है कि अरे मतलब ये जो बात उसने सुनाई है कि उसने इतने बड़े हाथी पर अटैक किया था, वो भी छोटी एज में, जब वो जूनियर स्कूल में पढ़ रहा था तब उसने इतने बड़े हाथी को मार गिराया था। ये बात जैसे बहुत छोटी हो, ऐसा बता के वो उठ के चला जाता है कि मैं भी खाना गर्म करके लाता हूँ, डिनर गर्म करके लाता हूँ, फिर सुनाऊंगा। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विथ रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग। अब महेंद्र जो बड़ा मतलब बेचारा महेंद्र जो बड़े ध्यान से कहानी सुन रहा था, अब अचानक से बीच में रुक जाने से वो थोड़ा सा वो उलझन में चला गया, वो थोड़ा इम्पेशेंट हो गया कि भाई आगे क्या हुआ होगा। When he returned, Ishwaran would not pick up the thread of the story right away. Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending. अब जब ईश्वरन लौट कर आता है, खाना वगैरह हम लोग खा रहे होते हैं, तो भी वो सीधी सीधी कहानी वहाँ से शुरू नहीं करता। तो महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ता है कि अरे भाई कहानी तो अधूरी रह गई, आगे क्या हुआ ये तो बताओ, कहानी तो पेंडिंग है, कंक्लूजन अभी पेंडिंग है। तो अब ये बोलता है वेल अ वेटरनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव द एनिमल। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली। 2 days later it was led away by its mahout to the jungle. अब ईश्वरन ऐसे लापरवाही से कंधे उचकाकर, मतलब उसने ऐसे श्रग किया ना अपने कंधों को, कैजुअली श्रग करते हुए उसने बोला कि अरे फिर कुछ नहीं हुआ, कुछ खास नहीं हुआ। एक वेटरनरी डॉक्टर जो होता है ना, ये वेटरनरी डॉक्टर मतलब जानवरों का डॉक्टर, उसको बुलाया गया जिसने हाथी को फिर वो होश में लेकर आया। और 2 दिन बाद उसका जो महावत था, मतलब जो उसका महावत था, उसको बुलाया गया, फिर वो उस हाथी को जंगल में ले गया। मतलब इतने बड़े इंसिडेंट को कि भाई हाथी शहर में आ गया था, स्ट्रीट्स को पूरा कुचल दिया, स्टॉल्स को कुचल दिया, सारी स्टॉल्स को कुचल दिया, फेंस जो फील्ड्स थी उन्हें कुचल दिया, लोगों के मड पॉट्स तोड़ दिए, स्कूल में ब्रिक वॉल तोड़ के आ गया, पूरा ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट, फुटबॉल कोर्ट, सबको पूरा तहस नहस कर दिया। बच्चे सारे डर गए, टीचर सारे डर के मारे स्कूल की छत पे चढ़ गए। इतना डरावने हाथी को इसने एक स्टिक से पूरी ताकत लगा के स्टिक से मार गिराया। और फिर तो उसको मतलब डॉक्टर ने उसे होश में लेकर आया और फिर उसे वो ले गया जंगल। मतलब इतनी बड़ी घटना को एकदम सिंपल ही वे में उसने ख़त्म कर दिया। मतलब कहानी शुरू तो उसने बड़ी ही इंटरेस्टिंग वे में की थी, थ्रिलर भी क्रिएट किया, सस्पेंस क्रिएट किया, लेकिन एंड इतना सिंपल। अब ऐसा होगा तो भाई जो लिसनर है उसको तो थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं होगी ना ये चीज़। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। अब यहाँ पर महेंद्र ने थोड़ा हैरान पूछा, लेकिन तुमने ये किया कैसे ईश्वरन, इतना बड़ा जानवर तुमने गिरा दिया कैसे। इट वॉज समथिंग टू डू विद द जापनीज आर्ट, आई थिंक सर कराटे और जुजित्सु it is called. I had read about somewhere. It is temporarily paralyzes the nervous system you see. अब यहाँ पर जब उसके मालिक ने पूछा भाई तुमने किया कैसे, इतना बड़ा जानवर तुमने गिरा डाला, बेहोश कर दिया कैसे, तो ईश्वरन यहाँ पूरे शान से कहता है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल एकदम शान से कहता है कि सर ये ना एक जापनीज़ आर्ट होता है, शायद कराटे या जुजित्सु शायद यही कहते हैं इसको, मतलब ये नाम है इसका, कराटे या जूजित्सु नाम है इसका। मैंने कहीं पढ़ा था इसके बारे में। इसमें जब आप सही जगह चोट करते हैं ना, मतलब अगर आपको पता है कि कहाँ चोट करने से जो क्रीचर है वो बेहोश हो जाएगा, इंसान या जानवर जो भी है, मतलब इसमें आप सही जगह चोट करते हैं तो जानवर का जो नर्वस सिस्टम होता है वो कुछ समय के लिए पैरालाइज्ड हो जाता है, मतलब सुन्न हो जाता है। बस मैंने वही किया। तो इस तरह ईश्वरन की कहानी कहने की स्टाइल और भी मज़ेदार थी और बहुत ही ड्रामेटिक थी, तो सुन के बड़ा मज़ा आता था। Not a day passed without Ishwaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense. Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of the inimitable way in which it was told. एक भी दिन ऐसा नहीं जाता था जब ईश्वरन कोई नई कहानी ना सुनाए, मतलब हर रोज़ ईश्वरन एक नई कहानी सुनाता था। उसकी हर एक कहानी में एडवेंचर, हॉरर, सस्पेंस सब होता था, चाहे वो कहानी सच्ची लगे या झूठी लगे। लेकिन महेंद्र को वो कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था क्योंकि ईश्वरन इसमें मतलब ईश्वरन की कहानी का जो
अंदाज़ था, मतलब जो इनइमिटेबल वे था, जिस तरीके से ये कहानी सुनाता था वो बहुत अच्छा होता था। मतलब कहानी कभी कभी झूठी भी लगती थी। अब जैसे ये हाथी की कहानी है, ये भी झूठी ही है वैसे तो देखा जाए तो, ऐसे होता थोड़ी है, लेकिन फिर भी ये कहानी सुनने में अच्छी लगेगी अगर हमें कोई सुनाए, क्योंकि महेंद्र को उसको कहानी सुनना अच्छा लगता था, क्योंकि ईश्वरन का ना कहानी सुनाने का अंदाज़ ही बहुत अनोखा था, बहुत ही अच्छा था। तो महेंद्र को बहुत अच्छा लगता था, इसलिए वो रोज़ उससे कहानी सुनता था, और ईश्वरन के पास भी रोज़ हर एक दिन एक नई कहानी होती थी। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी इन महिंद्राज लिविंग क्वार्टर्स। महेंद्र के कमरे में ना टीवी नहीं था, लेकिन ईश्वरन की कहानियाँ इतनी मज़ेदार थी कि टीवी की कमी ना फील ही नहीं होती थी। मतलब कभी कभी महेंद्र को लगा नहीं कि उसको टीवी की ज़रूरत हो, उसके क्वार्टर में टीवी भी होना चाहिए, क्योंकि ईश्वरन की कहानियाँ इतनी मज़ेदार होती थी, टीवी की ज़रूरत ही नहीं थी। तो आप ये कह सकते हो कि ईश्वरन ही महेंद्र का एंटरटेनमेंट चैनल था। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र was having breakfast, Ishwaran asked, Can I make something special for dinner tonight, sir? After all, today is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirits of our ancestors today, sir. अब जब एक दिन क्या होता है, एक सुबह महेंद्र जो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तो ईश्वरन उससे कुछ बहुत ही पोलाइटली पूछता है कि सर आज क्या मैं रात के खाने में कुछ खास बना सकता हूँ, कुछ स्पेशल बना सकता हूँ, क्योंकि आज का दिन बहुत ही ऑस्पिशियस है, और ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंग, मतलब परंपरा के अकॉर्डिंग आज के दिन हमें अपने एंसेस्टर्स यानी कि अपने पूर्वजों की आत्माओं को अच्छा खाना खिलाना चाहिए। मतलब आज जो है ना बहुत ऑस्पिशियस डे है, और आज के दिन के हिसाब से, मतलब जो परंपरा है, जो ट्रेडिशन है, उसके हिसाब से आज के दिन हमें बहुत ही वैरायटी में और बहुत ही अच्छा खाना बनाकर अपने पूर्वजों की आत्माओं को खिलाना चाहिए, उनको फीड कराना चाहिए। सो दैट नाइट महेंद्र enjoyed द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड कॉम्प्लीमेंटेड ईश्वरन ऑन हिज culinary skills। अब उस रात मतलब महेंद्र ने उसको अग्री कर दिया कि हाँ हाँ बनाओ तुम खाना। तो अब उस रात महेंद्र ने बहुत ही अच्छा खाना खाया, मतलब इन्जॉय किया द मोस्ट डिलीशियस डिनर। और अच्छा टेस्टी खाना, डिलीशियस खाना खाने के बाद उसने ईश्वरन को भी मतलब कॉम्प्लीमेंट किया उसकी क्यूलिनरी स्किल्स के लिए। तो उसके खाना बनाने की कला को, जो उसका क्यूलिनरी स्किल है, उसके लिए भी मतलब ईश्वरन को काफ़ी उसने कॉम्प्लीमेंट किया। He seemed very pleased but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural। अब ईश्वरन अपनी तारीफ सुनकर तो खुश हुआ, लेकिन अचानक से ना उसे कुछ भूत प्रेत और अजीब डरावनी कहानी सुनानी शुरू कर दी। मतलब ये बात सुन के वो खुश तो हुआ, लेकिन बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे में उसने एक बहुत ही डरावनी कहानी, मतलब सुपर नेचुरल किसी चीज़ पर, मतलब भूतों की कहानी, बहुत ही अजीब सी डरावनी कहानी उसने शुरू कर दी। अचानक से कहानी शुरू करता है वो, यू नो सर, दिस एंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वंस अ burial ground, he started। Mahendra was jerked out of pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal। अब अचानक से उसने कहानी सुनाना शुरू किया। मतलब ईश्वरन ने बहुत ही रहस्यमय अंदाज में कहा कि सर क्या आप जानते हो कि जो ये एरिया पर अभी फैक्ट्री एरिया है, मतलब जिस एरिया में हम फैक्ट्री बना रहे हैं, यहाँ पहले एक बरियल ग्राउंड यानी कि एक शमशान भूमि हुआ करती थी। मतलब ये जो फैक्ट्री एरिया है जहाँ हम रह रहे हैं, वहाँ पहले एक शमशान हुआ करता था। यहाँ पे लोगों की मतलब यहाँ पे लोगों का फ्यूनरल होता था। इतना सुनते ही खाना खाने के बाद जो महेंद्र को बहुत ही मतलब जो सेटिस्फाइंग मील मिली थी, उसके बाद जो इतना खुश हुआ था कि उसने ईश्वरन को कॉम्प्लीमेंट भी किया था। मतलब इतनी अच्छी फीलिंग उसके मन में चल रही थी। लेकिन इतना सुनते कि ये जो जगह हम रह रहे हैं, जहाँ पर जो ये फैक्ट्री एरिया जहाँ बन रहा है, वो एक बरियल ग्राउंड था, इतना सुनते ही महेंद्र जो है वो, उसको एक शॉक लग गया। मतलब वो झटके से हकीकत में लौट आया। मतलब जर्क्ड आउट हो गया बिल्कुल महेंद्र। मतलब वो थोड़ा डर गया कि हम जहाँ पर अभी बैठे हैं, हम जहाँ रह रहे हैं, खाना वगैरह खा रहे हैं और हम जो बातें कर रहे हैं, यहाँ पर भूत हो सकते हैं। मतलब ये शमशान भूमि है।
I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now, I come across a number of skulls and bones. ईश्वर continued. अब ईश्वर ने आगे भी कहा कि जब हम पहले दिन ही आए थे ना, मुझे पहले दिन ही पता चल गया था कि ये जगह ठीक नहीं है, मतलब ये बरियल ग्राउंड है। जब मैंने रास्ते में एक स्कल देखा था, ह्यूमन स्कल मतलब खोपड़ी, खोपड़ी होती है ना हमारा हेड, मतलब एक खोपड़ी देखी थी। और आज भी मुझे अक्सर खोपड़ी और हड्डियाँ मिल जाती हैं, मतलब मेरे लिए तो कॉमन हो गया है। शायद आपने नहीं देखा, मैंने देखा है। ये देखो, ये मिली खोपड़ी। अब यहाँ से कहानी हॉरर और सस्पेंस मोड में चली जाती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। कहानी यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आगे वो सुनाता है कहानी को। ही वेंट ऑन टू नरेट हाउ ही समटाइम्स सॉ घोस्ट एट नाइट। I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. But one horrible ghost of a woman which appears off and on at midnight during the full moon. It's an ugly creature with matted hair and shriveled face, like a skeleton holding a fetus in its arms. तो अब यहाँ पे ईश्वरन आगे आगे कहता है कि कभी कभी ना मुझे रात में यहाँ पे भूत वगैरह दिखाई देते हैं। वैसे तो मैं इन सब चीज़ों से नहीं डरता, मैं बहुत ही ब्रेव हूँ, क्योंकि मैं बहुत ब्रेव हूँ। लेकिन यहाँ पर ना एक घोस्ट है, एक औरत का मतलब एक भूतनी, एक फीमेल भूत है। वो आधी रात को अपीयर होती है, मतलब बार बार कभी दिखती है कभी गायब हो जाती है। विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑन एट मिडनाइट ड्यूरिंग द फुल मून। मतलब ईश्वरन बताता है कि वो औरत, मतलब औरत का जो भूत है वो आधी रात को, खासकर फुल मून वाली रात में बार बार दिखाई देती है। वो बहुत ही अगली क्रीचर है। उसके बाल बहुत ही उलझे हुए हैं और उसका फेस जो है वो बहुत श्रिवेल्ड है, मतलब सूखा है, झुर्रियों से भरा रहता है। और वो बिल्कुल ना स्केलेटन जैसी लगती है, जैसे स्केलेटन ने कोई फीटस होता है बेसिकली, अनबॉर्न चाइल्ड, या आप कह सकते हो कि मरा हुआ बच्चा, जो बच्चा पैदा होने से पहले मर गया है। तो उस स्केलेटन ने, मतलब जो ये जो भूत है ना, वो उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि ये भूत बहुत ही अगली है, बहुत ही अगली क्रीचर है। उसके बाल बहुत ही उलझे हुए हैं, उसका फेस बहुत ही श्रिवल्ड है, सूखा हुआ है और झुर्रियों से भरा है, बिल्कुल स्केलेटन जैसे लगती है। और ऐसा लगता है कि जैसे स्केलेटन ने मतलब एक फीटस अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। और यही सबसे डरावनी बात है, मतलब भूत तो है, बुरी सी दिखती है, डरावनी सी दिखती है, लेकिन उस डरावने भूत ने अपने आम में एक फीटस यानी कि एक मरा हुआ बच्चा पकड़ा हुआ है। तो ये चीज़ बहुत डरावनी है। सोचिए आप कि बच्चों को सुनाते वक्त यहाँ आवाज़ धीमी और डरावनी कर देंगे अगर मान लो ये कहानी हम बच्चों को सुनाएं, वैसे आप सभी सुन रहे हैं, और ये बात बहुत ही धीरे से सुनाया जाए कि एक भूतनी रोज़ आती है जो फुल मून में ज़्यादातर दिखती है, आती जाती रहती है, गायब हो जाती है, और उसका चेहरा बिल्कुल बुरा सा है, उसके बाल बहुत गंदे से उलझे हुए से हैं, उसका चेहरा झुर्रियों से भरा है, बिल्कुल स्केलेटन है उसकी बॉडी, और उसके हाथ में एक मरा हुआ बच्चा है। तो बिल्कुल डर जाएगा बच्चा। So Mahendra shivered at the description and interrupted rather sharply. You are crazy, Ishwaran. There are no such things as ghosts or spirits. It's all a figment of your imagination. Get your digestive system examined and maybe your head as well. You are talking nonsense. अब ना इतना सुनते ही महेंद्र थोड़ा शिवर्ड हो गया, डर गया। ये इतना सुनते ही महेंद्र के रोंगटे खड़े हो गए, गूज़बम्स आ गए उसको। लेकिन उसने गुस्सा किया, मतलब वो ये डिस्क्रिप्शन सुनने का तो उसे डर तो लगा, लेकिन इसने रोका ईश्वरन को। उस पर चिल्ला के गुस्से में बोला ये कि ईश्वरन तुम पागल हो क्या, ऐसे कोई चीज़ नहीं होती, भूत और आत्मा ये सब नहीं होते, स्पिरिट्स और घोस्ट नहीं होते, ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है, तुम्हारी इमेजिनेशन की उपज है। तुम जाओ अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को एग्जामिन कराओ और अपने सर को भी, अपने दिमाग का भी इलाज करो। मतलब तुम्हें अपने पेट का और शायद अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए, और ये सब बकवास कर रहे हो तुम, मतलब ये सब बकवास बंद करो तुम। ही लेफ्ट द रूम एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, expecting Ishwaran to sulk for a couple of days. But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. मतलब ये गुस्सा करके महेंद्र झुंझलाकर कमरे से बाहर चला गया और सोने लग गया। उन्हें लगा कि ईश्वरन अब कम से कम 2 दिन तक तो उनसे रूठा रहेगा। मतलब
2-3 दिन तक तो सल्क रहेगा, मतलब रूठा रहेगा, बात नहीं करेगा, गुस्सा रहेगा। लेकिन अगली ही सुबह उन्होंने देखा तो ईश्वरन तो मुस्कुराता हुआ था, मतलब वो जो कुक था बिल्कुल चेयरफुल था और बातूनी, मतलब बातें बातें कर रहा था उससे, मतलब जैसे कल रात को क्या हुआ है, उसने क्या उसे कहानी सुनाई और महेंद्र ने उसे इतना डांटा, उसको बोला अपने दिमाग का इलाज कराओ, अपना इलाज कराओ। इतनी बुरी तरह डांट खाने के बाद भी ईश्वरन तो हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ और बातों नहीं था, मानो पिछले रात जैसा कुछ हुआ ही नहीं। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, फ्रॉम फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक, went to bed with certain unease. Every night he peered into the darkness outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shapes in the vicinity. अब ईश्वरन तो एकदम नॉर्मल हो गया ना, तो क्या, लेकिन उस दिन के बाद से चाहे महेंद्र ऊपर ऊपर से कितना ही ब्रेव दिखे, कितनी ब्रेवरी वाली बातें करे कि अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, लेकिन उसके मन में ना हमेशा बेचैनी रहती है, खासकर तब जब वो सोने के लिए जाता है। उसके मन में बेचैनी रहती है। जब भी वो रात को सोचने जाता है तो हर रात अंधेरे में छुप छुप के झाँकता रहता है, मतलब खिड़की से, मतलब ही पीयर्ड इनटू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड। अपने बेड के पास जो उसके विंडो है ना, उससे वो बार बार झाँकता रहता है और मेक श्योर करता रहता है कि कहीं कुछ सच में कोई भूतनी तो नहीं आ रही है, इस अंधेरे में कोई डार्क शिप तो नहीं दिख रही है, मतलब हमेशा वो ये चेक करते रहते हैं कि कहीं कोई भूतनी तो नहीं आ जाएगी। सो यहाँ कहानी काफ़ी क्लाइमेक्स हॉरर पॉइंट की ओर बढ़ रही है, मतलब इसको डर लगने लग गया है, मतलब महेंद्र के ना मन में डर बैठ गया है। वो सोने से पहले, मतलब सोते समय महेंद्र हर रात खिड़की से बाहर झांकता रहता है ये देखने के लिए कि कहीं अंधेरे में कोई साया तो नहीं है, लेकिन हर बार उन्हें क्या दिखता है, हर बार उन्हें सिर्फ काली रात दिखती है और दूर दूर तक फैली हुई फैक्ट्री की झिलमिल रोशनी दिखाई देती है। बट ही कुड ओनली सी ऑफ डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे। मतलब वही बात मैंने जो भी बोली कि उसे हर बार सिर्फ काली रात दिखती है और दूर दूर तक फैली हुई फैक्ट्री की झिलमिलाती रोशनी दिखाई देती है। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स, but after hearing Ishwaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. तो पहले तो ना, मतलब ये कहानी सुनने से पहले ईश्वरन को, सॉरी महेंद्र को, चांदनी रातों का दूर सा सफ़ेद नज़ारा बहुत अच्छा लगता था उसको, मतलब मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट। आपने अक्सर देखा होगा जब भी फुल मून नाइट होती है ना तो काफ़ी रोशनी रहती है। आप कभी अपने घर से बाहर छत पर या बालकनी में जाकर देखो तो एकदम उजला उजला सा रहता सब कुछ काफ़ी फुल मून नाइट में। तो पहले तो हमेशा मतलब कहानी सुनने से पहले तो महेंद्र को ये चांदनी रातें, मतलब फुल मून नाइट्स बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जब से उसने ईश्वरन की कहानी सुनी है ना, ये फीमेल भूत वाली, तो मतलब तब से ये महेंद्र जो है वो पूर्णिमा की रात, यानी कि फुल मून नाइट को रात को खिड़की से बाहर देख ही नहीं पाता, इसको इतना डर लगता है, मतलब फुल मून नाइट अब इसको बहुत डरावनी लगती है। One night Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. At first he put it down to a cat prowling around for mice, but the sound was too guttural for a cat. एक रात अचानक से महेंद्र को ना कुछ सिसकियों वाली आवाज़ आई, मतलब उस आवाज़ से जैसे कोई मौन कर रहा हो, मतलब धीरे धीरे जैसे रोते हैं ना, सिसकी सिसकी भर भर के रोते हैं, तो महेंद्र को अचानक से कुछ सिसकी जैसी आवाज़ आई जिससे वो जाग गया। तो पहले तो उसने सोचा कि शायद कोई बिल्ली होगी जो चूहा ढूंढ रही होगी, लेकिन उसने जब ध्यान दिया ना तो जो आवाज़ थी वो बहुत ही डरावनी थी, बहुत ही गहरी थी और बिल्ली जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। He resisted the curiosity to look out, lest he should behold a sight which would stop his heart. But the wailing became louder and less feline. He could not resist the temptation any more. अब दिल तो उसका बहुत चाह रहा था कि खिड़की से बाहर झाँके और देखी कौन है, लेकिन उसको डर भी है कि कहीं कुछ ऐसा ना दिख जाए जिससे उसका दिल धड़कना ही बंद कर दे, मतलब कुछ कहीं भूत वगैरह तो नहीं दिख जाएगा। लेकिन वो आवाज़ और भी तेज़ होती गई और बहुत ही डरावनी भी होती गई। अब महेंद्र जो है खुद को रोक नहीं पाया, उसको देखना ही पड़ेगा। Lowering himself to the level of the windowsill,
He looked out at the white sheet of moonlight outside. There, not too far away, was a dark, cloudy, foamy clutching a bundle. अब महेंद्र धीरे धीरे खिड़की तक पहुंचा और झाँका तो बाहर पूरी ज़मीन पर चांदनी फैली थी, मतलब वो फुल मून नाइट थी। तभी थोड़ी ही दूरी पर उन्हें काला धुंधला साया दिखा जो अपनी बाहों में कोई गठरी दबाए हुए था, मतलब एक कोई फॉर्म, कुछ डार्क अंधेरा सा कुछ, मतलब काला धुंधला साया दिखा जो जिसकी आर्म्स में कोई बंडल जैसा कुछ था। मतलब भूत देख लिया है लगता है इसने। Mahendra broke into a cold sweat and fell back on the pillow, panting. As he gradually recovered from ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto suggestion, some trick that his subconscious has played on him. अब महेंद्र ने जैसे ही वो कुछ जो भी फिगर था, जो भी वो डार्क क्लाउडी फॉर्म था जिसने एक बंडल पकड़ा हुआ था अपनी आर्म्स में, उसको देखकर महेंद्र के शरीर से कोल्ड स्वेट निकला, ठंडा पसीना निकला और वो हाँफते हुए, मतलब बहुत ही डर गया, वो हाँफते हुए बिस्तर पर गिर पड़ा, पैंट करने लगा, बिल्कुल ना हाँफ रहा था। कुछ देर बाद वो खुद को समझाने लगा कि ये बस मेरा वहम है, मेरे दिमाग में ना, मतलब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में डर बैठ गया, वो ही मुझे साथ ट्रिक्स खेल रहा है, मतलब मुझे जो इस तरह की चीज़ें दिख रही है ना वो सब एक्चुअल नहीं है, बस मुझे वहम हो गया क्योंकि मैंने वो डरावनी कहानी सुन ली थी और मैं उससे डर गया था, तो वही मुझे सामने दिख रहा है, मतलब जो भी दिख रहा है ना वो सब मेरा सबकॉन्शियस माइंड है, डर वर नहीं, मतलब भूत वूत कुछ नहीं है। By the time he had got up in the morning, had a bath, and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. अब सुबह तक उस डरावनी रात, मतलब सुबह हो गई, वो उठा, वो नहाया और ब्रेकफास्ट के लिए आया, और जो पिछली रात का जो डर उसे दिखा था, मतलब जो लगा था, जो भी उसे दिखा था, वो उसकी मेमोरी से थोड़ा सा फीका पड़ गया था। ईश्वरन greeted him at the door with his lunch packet and his bag. Just as Mahendra was stepping out, Ishwaran grinned and said, "Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arm? You were so angry with me for imagining things. Well, you saw her yourself last night. I came running hearing the sound of moaning that was coming from your room." अब जब वो सुबह उठा और सब कुछ, मतलब उसने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया, वो रेडी हो गया और पिछली रात की मेमोरी फेड हो ही गई थी, तभी ईश्वरन दरवाजे पर मुस्कुराते हुए आया, मतलब उसने उसका लंच पैकेट उसको दिया और लंच पैकेट देते हुए बोला कि सर, याद है मैंने आपको उस दिन वो भूतनी की कहानी बताई थी जो मरे हुए बच्चे को गोद में लिए घूमती है और आप नाराज़ हो गए थे, लेकिन आपने कल उसे खुद रात कल देखा है ना, मतलब उसको पता है कि इसने भूत देख लिया है। कहता मैं तो आपके कमरे में आती हुई सिसकियों की आवाज़ सुनकर दौड़ा चला आया, मतलब वो जो सिसकियों की आवाज़ आ रही थी ना आपके कमरे में, वो मैंने भी सुनी थी, और मतलब मैं वो सिसकियों की आवाज़ सुनकर दौड़ा आया था आपके कमरे में, तब मैंने देखा कि आपने उस भूतनी को देखा है, मतलब इसको पता है कि इसने रात में भूत को देखा है। अ चिल वेंट डाउन महेंद्रा स्पाइन. He did not wait for Ishwaran to complete his sentence. He hurried away to his office and handed his papers, resolving to leave the haunted place the very next day. अब ये सुनते ही महेंद्र की रीढ़ की हड्डी में सिरन दौड़ गई। उन्होंने ईश्वरन की बात बीच में काट दी और बिना कुछ बोले तेज़ी से ऑफिस पहुंचकर इस्तीफ़ा दे दिया, रिज़ाइन कर दिया जॉब से, और उन्होंने ठान लिया कि अब इस भूत वाली जगह पर एक और दिन भी नहीं रुकेंगे। तो इस तरह कहानी अपने डेंजरस, हॉरर और एडवेंचरस क्लाइमेक्स पर पहुंचती है और यही कहानी ख़त्म हो जाती है। अब सवाल ये है कि वो जो उसने कल देखा महेंद्र ने, क्या वो सच था, क्या सच में भूत था, या वो बस दिमाग की उपज थी, पता नहीं क्या था। तो स्टूडेंट्स, आज की कहानी ईश्वर एंड द स्टोरी टेलर से हमने सीखा कि किस तरह एक नॉर्मल इंसान भी अपनी इमेजिनेशन और बोलने के अंदाज से किसी भी घटना को एडवेंचरस और इंटरेस्टिंग बना सकता है। ईश्वरन की कहानियाँ चाहे सच हो या ना हो, लेकिन सिर्फ उसकी इमेजिनेशन और उसका कहानी को सुनाने का तरीका इतना इफ़ेक्टिव है
कि जो भी उसकी कहानी को सुनता है उसको वो सच में देखने लग जाता है। और यही कहानी इसकी ईश्वरन की कहानियों का असली जादू है। मतलब इमेजिनेशन की पावर इतनी ज़्यादा है, स्टोरी टेलिंग का चार्म इतना ज़्यादा है कि जो सुना उसको देख भी लिया। तो याद रखिए कि एक अच्छा स्टोरी टेलर हमेशा सुनने वालों के दिल और दिमाग दोनों को छू लेता है, जैसे कि ईश्वरन महेंद्र के दिमाग और दिल को छू गया। और ये कहानी महेंद्र ने गणेश को सुनाई है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, आपको पसंद आया, आपको हेल्पफुल लगा, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली क्लास में हम चैप्टर 4 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इसको रिवाइज़ करते रहिए, अपनी क्वेरीज़ को पूछते रहिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। गुड नाइट।